जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूथ बुक का हम लोग लगातार सोल्यूशन कर रहे हैं। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम लोग हिंदी और जीके जिसके भी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मैथ और रीजनिंग को भी सॉल्व करेंगे। इसका हमने ये दूसरा प्रैक्टिस सेट हिंदी का है और जीएस का भी एक प्रैक्टिस सेट लिया है। लिंक प्लेलिस्ट में मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप सारे वीडियोस के देख सकते हैं। फिलहाल बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों इसमें हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन क्यों नहीं लिए हैं? 2 क्वेश्चन दोस्तों वो गद्यांश के थे, तो गद्यांश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है मोबाइल की स्क्रीन पर। फिलहाल आप इन क्वेश्चनों में से जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि हिंदी में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी होती हैं? बताएंगे हिंदी में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ होती हैं? 44 होंगी, 33 होंगी या 52 होंगी, 48? तो राइट आंसर क्या होगा? 52 होंगी। आपको पता होगा, अगर मैं इनकी बात करता हूँ 52 कैसे होती हैं, तो अगर सबसे पहले मैं स्वर की बात करता हूँ, स्वर, तो आप क्या बोलेंगे? स्वर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे स्वर होते हैं 11। स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ व्यंजन की, तो व्यंजन आपके कितने हो जाएंगे? 33। व्यंजन कितने हो जाएंगे? देखो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने, तो आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन 25। 25 क्या? स्पर्श व्यंजन। फिर उसके बाद क्या होता है? 4 आपके क्या आ जाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और 4 कितने आ जाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कितने बनते हैं? 33 बन जाते हैं व्यंजन। उसके बाद अगर संयुक्त व्यंजन की मैं बात करता हूँ, संयुक्त व्यंजन की बात करता हूँ, तो संयुक्त व्यंजन आपके कितने आते हैं? 4। अयोगवाह की बात करता हूँ, अयोगवाह कितने आते हैं? तो आप कहेंगे अयोगवाह भाई कितने हैं? 2 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? तो क्या बोलेंगे? अयोगवाह होते हैं, अयोगवाह जो होते हैं वो होते हैं आपके 2। और द्विगुण व्यंजन होते हैं 2। ठीक है, तो इसी तरीके से कुल मिलाकर 52 बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो? काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है। इनमें से आपको बताना है सही कौन सा होगा। देखो इनमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अर्धविराम लगा है, जो कि गलत है। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा, ये भी गलत है। यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं लगा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? काम वाली रोज आती है, अल्प विराम लगा, उसके बाद काम करती है और चली जाती है, पूर्ण विराम लगा। तो कुल मिलाकर शुद्ध जो आपका होगा वो विकल्प उत्तर सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए संज्ञा शब्द क्या होते हैं? मीठा, मीठा है क्या है? विशेषण है, विशेषण है। ठीक है, विशेषण है, क्या है? विशेष। जैसे फल मीठा है, फल क्या है? मीठा है, तो फल संज्ञा शब्द है और मीठा क्या है? विशेषण है। मधुर, मधुर वाणी, मधुर क्या हो जाएगी? वाणी, ये भी क्या है? विशेषण है। चतुर, चतुर, लड़का चतुर है, वो भी विशेषण। लेकिन चातुर्य जो है वो आपकी क्या है? संज्ञा है। चातुर्य क्या है दोस्तों? ये संज्ञा है। ठीक है, याद रखेंगे। चतुर क्या, सॉरी चातुर्य क्या है? ये संज्ञा है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम एक पृथक श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सर्वनाम आपके एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संयुक्त सर्वनाम होते क्या है। तो संयुक्त सर्वनाम जैसे आपने देखे होंगे, मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जो कोई आएगा, जैसे कहते हैं जो कोई आएगा सो बाजार जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जो कोई हो गया, सब कोई, मतलब 2 शब्द मिलकर जब सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक आ जाता है, कोई ना कोई, ये क्या होते हैं? संयुक्त सर्वनाम होते हैं। तो इनका जो मतलब इनका सबसे पहले जो पृथक श्रेणी का बात की थी वो किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर दीमसित ने। किसने की थी? डॉक्टर दीमसित ने की थी। याद रखेंगे। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय जो है वो सौंदर्य है। तो देखो कला का अंतिम वाक्य में कितने हो जाएंगे? देखो सबसे पहले जो हो जाएगा अंतिम, अंतिम क्या है? एक विशेषण है। अंतिम क्या है? एक विशेषण है। सर्वोच्च, ये भी एक क्या है? विशेषण है। ध्येय, एक ही क्या है? विशेषण है। तो कितने विशेषण है? 3 विशेषण है। विशेषण अगर पूछे जाए तो कितने हैं? विशेषण है 3 विशेषण है। अगर यहीं पर विशेष पूछ लेता तो 2। कला और सौंदर्य ये क्या है दोस्तों? ये विशेष है। ये क्या है दोस्तों? तो क्या बोलेंगे? ये दोस्तों आपके विशेष हो जाएंगे। तो 3 विशेषण ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ये लीजिए। जिन शब्दों से काम करने का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण सर्वनाम क्रिया कहते हैं या अपूर्ण क्रिया कहते हैं? जिन शब्दों का काम का करना या होना जाता है, तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। भाई विकल्प उत्तर सी होगा, क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अवयव नहीं है? अवयव, अवयव होते हैं मतलब जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता। जूता, भीतर, आज, यहाँ। तो देखिए जूता जो है, जूता ये आपका भाई अवयव नहीं, क्योंकि जूता का जूते आप बना सकते हैं।
ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। इकारांत भी और स्त्रीलिंग नहीं। नदी बहती है स्त्रीलिंग शब्द, उदासी छा गई पहिया। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर डी, तो पहली बात ये इकारांत नहीं है, ठीक है, ये इकारांत नहीं, ये कैसा है अकारांत है। ये क्या है, देखो लास्ट में आ बना है तो अकारांत है, तो राइट आंसर क्या होगा डी होगा। और उसने पूछा कि इकारांत संज्ञा नहीं है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वचन के आधार पर असंगत शब्द, तलवार का तलवारें, थैला का थैले, चूहा का चूहे, मेहमान का मेहमानों। तो देखो अगर मैं आपको बता दूं तो इसमें हालांकि मेहमान का मेहमानों बना सकते हैं, लेकिन ये तिर्यक बहुवचन है। तिर्यक बहुवचन क्या होते हैं, तिर्यक बहुवचन अकेले प्रयोग नहीं हो सकते। जैसे चूहे दौड़ रहे हैं, आपने ये कर दिया, लेकिन मेहमानों दौड़ रहे हैं नहीं, मेहमानों खाना खा रहे नहीं बने, मेहमानों को खाना खिलाया गया या मेहमान खाना खा रहे हैं, मेहमानों को पहुंचाया गया। तो यानी तिर्यक बहुवचन है। क्या है, तिर्यक बहुवचन, यानी कि इसके साथ आपको कारक चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या होगा डी होगा। उसने पूछा असंगत है तो यही आपका संगत हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचाने। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपने किसी न किसी सेट में ये बहुत देखा होगा, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, आसन्न भूत के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, मुझसे अब चला नहीं जाएगा, कौन सा वाक्य में कौन सा वाच्य। देखो वाच्य तीन प्रकार के, एक क्रम वाच्य होता है, कृतवाच्य होता है, भाववाच्य होता है, तीन वाच्य होते हैं। देखो दोस्तों, अगर क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्मवाच्य होगा, ठीक है। अगर क्रिया कर्ता के अनुसार बदल रही है तो क्या होगा, कृतवाच्य होगा। ना क्रिया कर्म के अनुसार बदल रही है, ना क्रिया के अनुसार बदल रही है, सॉरी, ना कर्म के अनुसार ना कर्ता के अनुसार, तो भाववाच्य। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाएगा, ठीक है, क्या कह रहा है, मुझसे अब चला नहीं जाएगा। तो इसमें अगर मैं देखूं यहाँ पर मुझसे की जगह पर मैं एक पंकज ले लेता हूँ। पंकज मैंने स्त्रीलिंग शब्द ले लिया, क्या ले लिया, पंकज ले लिया। तो पंकज ले लिया, अगर पंकज ले लिया, पंकज, ठीक है। तो अगर मैंने क्या बोला, पंकज अब, पंकज से क्या बोलेंगे, पंकज से अब नहीं चला जाएगा, यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं बदली। अगर मैं पंकज की जगह पर क्या लिख दूं, पंकज की जगह पर पूजा लिख दूं, तो क्या बोलेंगे, पूजा से अब नहीं चला जाएगा, यानी कि कर्ता बदलने के अनुसार क्रिया नहीं बदली, यानी कि यहाँ पर कर्तवाच्य तो है नहीं। और कर्म इसमें हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि चलना एक क्रिया है और अकर्मक क्रिया है, तो कर्मवाच्य तो इसमें होगा नहीं। तो ना ही क्रिया कर्म के अनुसार बदले, ना ही कर्ता के अनुसार, तो क्या होगा, भाववाच्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं नकारात्मक होंगे तो भाववाच्य होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत से वाक्य नकारात्मक होते हैं, वो कर्ता या कर्मवाच्य भी बन जाते हैं, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कह रहा है कारक का चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है। कर्म का को होता है, अधिकरण का होता है, कर्ण से होता है, अपादान से। देखो कर्ण और से का भी, देखो कर्ण का जो से लगता है वो जुड़ाव के साथ लगता है, क्या लगता है, जुड़ाव होता है, ठीक है। और ये अपादान जो लगता है वो अलगाव के साथ लगता है। किसके साथ दोस्तों, अलगाव के साथ लगता है, ठीक है, अलगाव के साथ लगता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या, अधिकरण। अधिकरण जो होता है, अधिकरण का नहीं होता है, बल्कि अधिकरण का में और पर होता है। अधिकरण का क्या होता है, में और पर होता है, अधिकरण का में और पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, बताना संस्कृत का शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर आपका हो जाएगा डी, यानी कि अक्षर जो है तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। अगर मैं इसका तद्भव बनाता हूं तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, इसको आखर भी बोल सकते हैं, आखर, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो अक्षर प्रयोग हो जाता है, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है, अक्षर इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी भी शब्द इनके मैं तत्सम बना देता हूँ। ये तद्भव है, आंसू तद्भव है, इसका तत्सम क्या बना, अश्रु बनेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अश्रु होता है, अश्रु, ठीक है, अश्रु हो जाएगा। आशीष जो होता है, जो इसका अगर तत्सम बनाएंगे, तत्सम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आशीष। देखिए गोलिया सा जो होता है वो ज्यादातर जो होता है कहाँ पर, तत्सम में प्रयोग होता है। आँख, आँख का अच्छी बना देंगे, क्या होगा, अच्छी। ये आपके तत्सम बन गए और ये आपका तद्भव बन गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विकल्प सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अपशय, अनुशासन, दोनों का प्रयोग होता है। अपशय में कोई नहीं हुआ, ला, लाल, वाव, ला पर वाह, परि त्य धन अका, अनु नाद धन इत, इसमें दोनों में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। तो आप इसमें कैसे, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। देखो परितका में कैसे, देखो परितका की अगर मैं बात करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर मैं उपसर्ग की बात करता हूँ, उपसर्ग, तो इसमें जो आपका उपसर्ग हो जाएगा वो उपसर्ग है परि। उपसर्ग क्या है दोस्तों, इसमें परि उपसर्ग है। और त्यक्त, त्यक्त जो है वो क्या है, त्यक्त जो है वो आपका क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। और
ये दोस्तों मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है, मूल शब्द। और आ जो है, आ क्या है? ये प्रत्यय है। ये क्या है? ये प्रत्यय है। ये क्या है? ये प्रत्यय है। ठीक है, याद रखें। अनुनाद, अगर अनुनाद में तोड़ेंगे तो अनुपसर्ग हो जाएगा, अनुपसर्ग है, मूल शब्द आपका नाद हो जाएगा। और इत प्रत्यय है। इत क्या है? प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बंगाली में आपको पता होगा ऑप्शन नंबर ई का प्रत्यय हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मतलब बड़ी ई का प्रत्यय। जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं? रेखांकित शब्द का सही विलोम बताना। उत्साह का विलोम क्या होगा? तो उत्साह का विलोम क्या हो जाएगा? आपको याद रखना है। उत्साह का विलोम दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्साह का सही विलोम निरुत्साह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरुत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ निरुत्साह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अमृत का विलोम क्या है? अमृत का विलोम क्या है बताएंगे? अमृत का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुर का विलोम क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। अगर पीयूष का विलोम पूछे तो विष हो जाएगा। पीयूष का क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा। अमृत का भी क्या हो जाएगा? अमृत का भी विष हो जाएगा। अमृत का भी क्या है? विष ही है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट। रामू बेहद गरीब है, इसमें रेखांकित शब्द ने उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मतलब गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? तो गरीब का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाता है तो निर्धन, निर्धन हो जाएगा। गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? निर्धन हो जाएगा। निर्धन के अर्य पर्यायवाची दरिद्र होता है। दरिद्र, दरिद्र किसका है? निर्धन का है। कंगाल, कंगाल। दीन, रंक, दीन होगा, रंक होगा। ठीक है। मुफलिस उर्दू शब्द है, मुफलिस, मुफलिस भी होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, अपर्णा, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। क्या होगा? पार्वती होगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? पार्वती होता है। अन्य पर्यायवाची की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो आपको पता होगा गौरी होता है। गौरी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। पार्वती भी कहते हैं, पार्वती। गिरजा, गिरजा। ठीक है, याद रखें। भवानी भी लिख लीजिए, भवानी। ये क्या है? ये सभी इनके पर्यायवाची। नेक्स्ट पर चलते हैं। आँख का अंजन, दांत में मंजन, वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? मतलब अंजन का अर्थ क्या हो जाएगा बोलेंगे? आँख में अंजन, दांत में मंजन, तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब अंजन का शब्द क्या हो जाएगा? तो अंजन जो होता है वो याद रखेंगे, वो काजल के लिए प्रयोग होता है। आँख में मतलब काजल और दांत में अंजन। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। संस्कृत में अली, अली और अली शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अली और अली का। ठीक है, देखो इसका अगर अंश कंधा और हिस्सा का, तो कंधा जो होता है वो अंश होता है, यानी इसमें दंत स बनता है और इसमें गोलिया स बनता है, अंश। ठीक है, उसके बाद दमन और दामन। दमन मतलब होता है दबाना, दमन मतलब क्या होता है? दबाना। और दामन मतलब होता है साड़ी का किनारा। इसका राइट आंसर भौरा और सखी होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है, एक मिनट दोस्तों, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है तो उसे यमुनोत्री कहते हैं। आपने जीएस में भी पढ़ा होगा। और गंगा निकलती है, गंगोत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना देखरेख का जानवर, मतलब क्या होता है? जिसका बिना देखरेख के जानवर हुआ है तो क्या बोलेंगे? अगर आप उसका बिना देखरेख करेंगे तो जंगली होता है। बिना देखरेख का जानवर के लिए क्या बोलेंगे? जंगली शब्द का प्रयोग करते हैं। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, जंगली नहीं, माफ़ी चाहेंगे, अनेर बोलते हैं, अनेर, अनेर बोलते हैं, जंगली नहीं होगा, अनेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेर। ठीक है, बिना देख का अनेर होता है। ये लीजिए। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण में से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा अक्षर लगाया जाता है? तो आपको सभी को पता होगा, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? पांचवा अक्षर। तो अगर मैं इसके उदाहरण के अनुसार आपको बता देता हूँ। देखो, अगर जैसे मैंने वाक प्लस मय लिखा, शब्द क्या दिया? वाक, वाक प्लस मय। ठीक है, वाक प्लस मय है तो प्रथम वर्ण है, ये का क्या है? प्रथम वर्ण है। और अनुनासिक वर्ण हो तो संधि के समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग के कौन सा? तो उसी वर्ग का दोस्तों पांचवा वर्ण लगाए जाते हैं। ठीक है, और लास्ट में देखिए ये तो वाक क्या हो जाएगा? इसको क्या लिखते हैं? वाक। और वाक नहीं लिखेंगे, वाक की जगह पर पांचवा अक्षर वाड्यमय लिख देंगे। ठीक है, हालांकि इसे वाक्यमय जो होता है। ठीक है, एक पहला। दूसरा उदाहरण आपको देख लेते हैं। जैसे अपमय होता है, अपमय क्या होता है? अप प्लस मय होता नहीं होता, तो अप प्लस मय होता है। तो अगर अपमय को तोड़ेंगे तो किसमें? अमय में तोड़ेगा। देखो, पा का माँ में परिवर्तन कर दिया, अमय। ठीक है, यानी कि अपने का, यानी कि पांचवें वर्ष से प्रयोग कर देते हैं, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचवें वर्ष से प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशुद्धि है, किसमें अशुद्धि है? तो समास दिए हैं, दाल और रोटी द्वंद्व समास है, सदसई में द्विगु समास है, आजन्म में अव्ययीभाव, प्रतिवर्ष में कर्मधार। तो प्रतिवर्ष दोस्तों में कर्मधार नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा? प्रतिवर्ष अव्ययीभाव होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिवर्ष में भी क्या होगा? अव्ययीभाव होगा, अव्ययीभाव होगा। ठीक है, याद रखेंगे, प्रतिवर्ष में भी अव्ययीभाव समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? महादेवी छायावादी कवित्री हैं,
तो महादेवी छायावादी कवित्री हैं। तो देखिए क्या है, केरा शुद्ध, तो कवित्री आपका गलत लिखा है। आप सभी को उम्मीद है पता होगा कवित्री किस प्रकार लिखा जाता है। कवित्री जो लिखा जाता है वो कव धन इत्री, कव ये दोस्तों का बना है, ठीक है, कव इत्री लिखा जाता है। एक मिनट, कव इत्री लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? कवित्री तो सही, माफी चाहें, कवित्री सही लिखा है, कवित्री सही है, लेकिन कवित्री है नहीं, कवित्री है होगा। यहाँ पर क्या होगा, कवित्री है, ठीक है। अगला देखिए, जब भी आप आओ मुझे मिले, जब भी आप आए, जब भी आप आओ मुझे मिले, तो जब भी आप आए तो मुझसे मिले, क्या होगा, यहाँ मुझसे मिले होगा। आपका दर्शन पाकर में धन्य हो गया, तो आपका दर्शन नहीं होगा, आपका दर्शन पाकर में धन्य हो गया, नहीं, आपका दर्शन पाकर में धन्य हो गया। आपका नहीं होगा, आपके होगा, क्या होगा, आपके। यहाँ पर क्या होगा, आपका नहीं, आपके, आपके होगा, ठीक है। तो रमा ने अपने भाई को पुस्तक पढ़ने को कहा, राइट आंसर डी शुद्ध है, ठीक है, डी शुद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं, तो विभाव के दो प्रकार कौन से होते हैं? आप सभी को पता होगा विभाव क्या होता है। विभाव दो प्रकार के, एक आलंबन होता है, एक उद्दीपन होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कमला में कौन सा गण रूप है? कमला में, तो कमला को अगर आप तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा? एक एक दो, एक एक दो में टूटेगा। तो इसमें कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी सगुण है। कौन सा है? सगुण है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं, ठीक है। गणों की कुल संख्या अगर पूछी जाए तो क्या होती है? 8 होती है गणों की कुल संख्या। नेक्स्ट, मुदति महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको देखकर लग रहा है मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत, रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है, यमक है। तो देखो माँ की आवृत्ति बार बार हुई, इधर सा की हुई, तो यानी कि क्या है? अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा, अनुप्रास अलंकार है। काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? तो याद रखें काव्य रीति के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नाम अगर पूछी जाए, देखो किसी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली में प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें देखो एक होता है वैदर्भी, एक क्या क्या होता है? वैदर्भी होता है, ठीक है, वैदर्भी बोलते हैं। दूसरा गौड़ी और तीसरा पंचाली। तो 3 होते हैं, याद रखेंगे काव्य शैली रीति। होनहार विद्वान के होते हैं चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों से दोष निकालता है, बहुत परिश्रम करता है, बचपन से ही दिखाई होने लगती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ उचित क्या होगा? तो बिल्ली को सजाना, घंटी सुनने के लिए, अपने संकट में डालना, बिल्ली को क्रोधित, अपने को संकट में डालना। कहता है भैया बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? आपको बहुत अच्छे से पता होगा हिंदी साहित्य को दोस्तों 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला आपका हो जाएगा आदिकाल, सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल। कौन सा आ जाता है दोस्तों? भक्तिकाल आ जाता है। भक्तिकाल के बाद आपका आता है रीतिकाल। कौन सा आ जाएगा? रीतिकाल। रीति के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रमशः कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संज्ञा है या विशेषण है? देखो राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर है, ठीक है। तो राष्ट्र क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको यही बताना है। राष्ट्र की बात करें, राष्ट्र क्या है? संज्ञा है। सांस्कृतिक विरासत आप क्या दें? जैसे सांस्कृतिक क्या है? विरासत है, तो विरासत एक संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता, विरासत की विशेषता क्या है? ये सांस्कृतिक है, तो ये क्या है? ये विशेषण है। ये क्या है दोस्तों? विशेषण है, ये है विशेषण। और विरासत क्या है? संज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा? संज्ञा, विशेषण, संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी 34 का राइट आंसर विकल्प डी। नेक्स्ट, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें विसर्ग संधि है, यानी कि जो विसर्ग का मतलब क्या है? इसमें जो है इसको अगर आप तोड़ेंगे तो अंतः धन विरोध में टूटेगा, अंतः धन विरोध में टूटेगा, ठीक है। तो यानी कि विसर्ग जो है, विसर्ग यानी कि अंतः, विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाएगा और ये वा के ऊपर जाएगा और रोध, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद है समझ गए होंगे। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ पर हमने 35 क्वेश्चन किए, 35 में से आपका स्कोर कितना रहा है हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।